तो हाय बच्चों, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। तो आज जो है कि हम आज 10th का जो पेपर होने वाला 4 मार्च को विज्ञान का, तो उसका 70 मार्क का जो ये पेपर है, तो इसकी तैयारी जो है कि पूरी रूप से आपको मिलेगी। यहाँ पर 100% जो है कि आपको ये पेपर आने की संभावना पूरी तरह से है। ये कोड नंबर 824 HB है, जो लगभग 100% तक जो है कि इस पेपर को आना ये जो है कि संभव है। तो इस तरह से जो है कि इसमें तैयारियां आपको भरपूर इसमें कराई जा रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसको भेजिएगा, ठीक है। तो एडमिट कार्ड ले जाना भूलना नहीं। हमारे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है ना। 70 में से 70 आज ही ये पक्का मार्क आप समझिए। यदि मेहनत करते हैं तो आपको पूरी तरह से जो मार्क जो है कि आपको आना एकदम संभव है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको जो है कि पूरी तरह से जो है किस तरह अनुक्रमांक और आपका नाम में रहता है, तो एडमिट कार्ड भी ले जाना नहीं भूलिएगा। और आपको जो है कि एक प्रश्न पत्र पर, जैसे प्रश्न पत्र पर किस तरह से जो है कि उत्तर लिखा जाता है, तो इस तरह से आपको ये भी बताया जाएगा किस तरह से प्रश्न पत्र पर जो है कि उत्तर लिखा जाएगा। तो सबके प्रश्न के उत्तर भी लिख के आपको बताया जाएगा। और इतना ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न पत्र आप जब लिखेंगे तो उतना ही उचित मात्रा में आपको उत्तर देना है जितना प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि उससे ज़्यादा देने पर आपको जो है उसका मार्क तो मिलने वाला है नहीं। जितना मार्क का है उतना ही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अनुक्रमांक और आपका नाम दिया रहता है, जिसमें आपको ये नाम भरना रहेगा, और ये आपका कोड नंबर रहता है जो आपको अपने प्रश्न पत्रिका में भरना होता है। तो कुछ यहाँ पर आपका 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया जाता है, तो 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है। 15 मिनट यहाँ पढ़ने के लिए जाता है। 3 घंटे का जो समय रहता है आपको पूरे जो उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र 2 खंड में आपका आता है, अ और ब 2 खंड में ये आपको आता है, ठीक है ना। तो इस पे जो है कि आपको जो है कि यहाँ पे पेपर का सॉल्यूशन जो है कि अच्छी तरह से मिल जाता है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और 20 अंक के बहुविकल्पी जो प्रश्न रहेंगे तो उसका उत्तर जो है कि आपको क्या करना रहता है, उसमें अपने OMR शीट में भरना रहता है, ठीक है। अगला जो खंड और देखिए, यहाँ पर जो है कि कुछ वर्णनात्मक प्रश्न भी दिए होते हैं, जिसके सम्मुख अंक दिया रहता है, उसके सामने अंक दिया रहेगा। खंड और में जो है कि आपका 1-1 मार्क का ये प्रश्न रहेगा, जिसमें उत्तर देना रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें पढ़ लीजिए। किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है, ठीक ना। ये अच्छी तरह से प्रश्न आप पढ़ लेंगे। किसी वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण कौन सा है, उस दर्पण का नाम बताना है जिस दर्पण में जो है कि क्या है, आभासी प्रतिबिंब बनता है और बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, समतल है, उत्तल है, अवतल है, ठीक ना। इस तरह से बहुत सारे जो इसमें से इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। चौथा इसमें से कोई नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न में जो है कि आप यदि इसमें प्रश्न का उत्तर जैसे आ रहा है तो आप जो है कि क्या करिएगा, एक कमेंट करिएगा, ठीक है ना, जिससे जो है कि ये जानकारी आपको मिले। तो इसमें अवतल जो है कि अवतल लेंस है, अवतल लेंस पर जो है किस प्रकार से जो इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। मानव नेत्र जिस पर भाग प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है, मानव नेत्र के जिस पर, कार्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा उत्तर होगा, तो मानव नेत्र का, ठीक है ना, जिस पर प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है। तो क्या हो जाता है, वह दृष्टिपटल होती है, ओके। इस तरह से आपका 1 मार्क का उत्तर यहाँ पे तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है कि प्रश्न का उत्तर जो है कि यहाँ पर दिया है कि श्वेत प्रकाश का कौन कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिक विचलित होता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म पर, ठीक है ना। तो पीला, बैगनी, लाल और नारंगी आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये मतलब श्वेत प्रकाश का, इसमें जो है कि आपका बैगनी जो है ये गुजरने पर अधिक विचलित होती है, ठीक ना, बैगनी रंग। तो इस तरह से अगला जो है कि प्रश्न हम देखते हैं, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक यहाँ पर दिया है वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। 4 ऑप्शन है, इसमें से उत्तर कौन सा होगा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। याद रखिएगा, अच्छी तरह से प्रश्नों को पढ़ना है, ऐसा नहीं कहीं दूसरे का आप उत्तर देते हैं। तो इसमें ओम होगा, क्या होगा, ओम होगा। इस तरह से अगला जो है कि आपका प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक अस्थायी विद्युत चुंबक बनने के लिए सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ है, ठीक है। तो इसमें नर्म लोहा, एल्यूमिनियम, पीतल और स्टील। 4 ऑप्शन इसमें दिया है। एक अस्थायी, तो यहाँ पर जो है कि स्टील आपका ये आपका आंसर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस तरह से जो है कि आपका इसका 1 मार्क का जो है कि आपका यहाँ पर लगभग तैयार है। ये लगभग वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे 2025 का क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। ये आपका अगला प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है कि यहाँ पर उत्तर होगा ग, 3.6 × 10⁻6, क्योंकि 3.6 × 10⁻4 नहीं है, 3.6 × 10⁻5 नहीं है, 3.6 पर 7 पावर नहीं है, 3.6 पर पावर 10⁻6 है। तो इस तरह से अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है ना। 1 मार्क का ये भी आंसर, जिसमें टेस्ला है, ओम है, चेंबर है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसको भी आप जो है तैयारी कर लेंगे, पूरी पेपर की तैयारी कर लीजिए। तो इसमें आपका जो है टेस्ला इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ओके। अगला प्रश्न, BaCl2 + 2a
Na2SO4 BaSO4 प्लस 2 NaCl अभिक्रिया हो गई। थोड़ा इसमें जो है कि संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ये ध्यान दीजिएगा। BaCl2 है ना, देखिए यहाँ पर BaSO4 से दूसरे से जो अभिक्रिया हुई Ba से SO4 का, ठीक है ना, यहाँ से, और Cl2 का जो है कि किससे हुआ है, आपका Na से हो गया है, तो मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जो है कि नौवां, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दें मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो 2 है नीचे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा सा क्या हुआ है कि वो गड़बड़ हो गया है, तो वो नीचे नहीं है। तो H2S विलयन का pH मान क्या होता है, जो H2S है ना, ये H2S नीचे 2 होना चाहिए। तो इसमें 1 मार्क का ये भी प्रश्न आपका है। तो 7 से अधिक, 7 से कम, केवल 7 और इनमें से कोई नहीं, तो इस तरह से आपका 7 से कम ये आपका आंसर होगा। ओके, इस तरह से 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये 1 मार्क का आपका प्रश्न है। असंतृप्त क में द्विबंध होते हैं, सिर्फ एकल बंध होता है, ग चतुष्फलक होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसमें जो है कि द्विबंध का मतलब 2 होता है, तो इसमें द्विबंध होगा, ठीक है ना, त्रिबंध नहीं होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध होते हैं। अब अधातु यहाँ पर देखिए, अधातु यहाँ देखते हैं, अधातु है K है, Cl है, ठीक है ना, Al है, Na है, तो इसमें Cl है, अधातु Cl है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से आप कौन सा जो है कि मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, ये प्रश्न आपका है। NaCl-KOH, ठीक है ना, NaCl-KOH, ये जो है कि आपका 1 मार्क। और पीछे हम चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका दिया H2SO4 और ग्लूकोज, ठीक है ना, H2SO4 और ग्लूकोज, इसमें 4 ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका जो है कि यहाँ पर H2SO4 होगा, ठीक है ना, H2SO4 होगा। 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। कीटोन में क्रियात्मक समूह है, कीटोन में क्रियात्मक समूह है, ये भी 1 मार्क आपका यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये OH है, CHO है, या COOH, तो इसमें CO आपका ऑप्शन होगा। क्या होगा, CO आपका ऑप्शन होगा। 14वां प्रश्न आपका है मेरे प्यारे बच्चों। क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है जल, खनिज लवण, प्रकाश ऊर्जा, ऑक्सीजन। 4 ऑप्शन आपके समक्ष यहाँ पे दिया हुआ है। यदि आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तब तक के लिए इसमें जो है कि हम आंसर तो बताएंगे ही बताएंगे। तो ये आपका जो है कि प्रकाश ऊर्जा, ये इसको क्लोरोफिल अवशोषित करता है। इस तरह से आपका ये 14वां का उत्तर हुआ। 15वां, पादपों में भोजन का वहन होता है, वहन मतलब लेकर जाना, भेजना, ये भोजन का वहन करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें क फ्लोएम है, ख जाइलम है, ग जो पित्त है, और स्टोमेटा, तो इसमें फ्लोएम आपका आंसर होगा। ओके, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जाइलम का कार्य नहीं होता है, ये फ्लोएम का काम होता है, ठीक है ना। इस तरह से फ्लोएम आपका आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, इसको भी याद आप रखेंगे, पूरा इंपॉर्टेंट है। बात तो यह है कि सब इंपॉर्टेंट है ना, मेहनत तो सब करना है। अब यहाँ पर आइए तो देखते हैं 16वां में, अगला प्रश्न है 16वां में। मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, किससे मिलता है भाई, अंडाशय से, विक्रो से, प्लेनसेटा से, फेलोपियन ट्यूब से। तो यहाँ प्लेनसेटा आपका आंसर होगा। 17वां जो है, निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी या अंडवाहिनी। 4 ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका उत्तर होगा शुक्रवाहिनी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आपका है 18वां जो है कि मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है, त्वचा, फेफड़ा, आहारनाल या वृक्क। तो इसमें देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया हुआ। तो इसमें करेगा मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन का काम करता है, तो इसमें ये जो वृक्क होगा, ये आपका आंसर इसमें होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका लगभग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से तैयार होते चले जा रहे हैं। 19वां जो है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, कह रहा है कि मनुष्य में लिंग गुणसूत्र होता है, कौन सा, XY, XS, X या Y। तो यहाँ पर आपका XY जो है कि लिंग गुणसूत्र होता है। यहाँ पे 20वां प्रश्न जो है कि लगभग जो है कि आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त होते हुए अब नज़र यहाँ पे हो चुके हैं। तो यहाँ पर परागकण किसके अंदर बनते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग 2025 में पूरी तरह से आने की संभावना इसकी है। तो आप इसकी तैयारी ज़बरदस्त कर लेंगे। परागकोश, अंडाशय, दलपुंज, या इनमें से कोई नहीं, इस तरह से आपका जो ऑप्शन है। तो इसमें कह रहेगा परागकोश है या अंडाशय या दलपुंज है, तो इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन आपका दिया। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, इससे पहले यदि आपको आते रहेंगे तो आप तुरंत जो है कि इस वीडियो को देखते देखते कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें तो जो है आपको यहाँ पे आंसर जो है कि बताया ही जाएगा। तो इस तरह से आपको लाइक शेयर कमेंट भी करना है, ठीक है ना, लाइक शेयर कमेंट भी करना है। तो इस तरह से आपका आंसर कौन सा होगा इसमें आप बताइए कमेंट करके, तो इससे थोड़ी जानकारी भी आपको हो जाएगी, आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न दिया हुआ है, वर्णनात्मक, जिसमें आपको क्या करना, हल करना है। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, यहाँ पर जो है कि आपका जो है कि ये आपका लगभग जो है
यहाँ पर जो है कि प्रश्न जो है कि आपका वर्णनात्मक है, जिसको हल करना है, उपखंड क का है। अब इसके तरफ चलते हैं, उसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है ना। जो ऊपर छोड़ा गया वो आपका आंसर बताना है आपको, तो आप कमेंट करके बताइएगा। एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25, ये खंड क का है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 मार्क का प्रश्न है आपका, ये 4 मार्क का प्रश्न है। किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। 4 मार्क का प्रश्न है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चैनल पर जो नए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। और यहाँ पर जो आपका लेंस की जो दूरी यहाँ पर दिया, अभिसारी लेंस जो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है ना। वस्तु यहाँ पर जो है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर भी आपका दिया हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व भी करके हम देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर एक पेज ले लेते हैं और यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे, सूत्रों को भी याद रखना है, जो भी सूत्र हैं। और चैनल पे जितने लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए। यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे 1 लिखेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे, 1। प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर पहले का अच्छा, इसके ऊपर आप खंड भी लिख सकते हैं, खंड लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पर खंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है कि सॉल्यूशन का एक पेज लिया हूँ, इसलिए कि आपको वो खंड क नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप उपखंड क लिख सकते हैं, या खंड ब का वर्णनात्मक में आप प्रश्नोत्तर पहला जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका F है, ये फोकस जो आपका है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से जो है कि आपका जो यहाँ पर दिया है, जो दूरी वहाँ पर दिया था U का जो है मान है, जो दिया था कि ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो है कि अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ, तो U का मान 25 सेंटीमीटर होगा। अब आपको यहाँ पर V ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, V ज्ञात करना है। तो आप इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला आपका है कि जानते हैं। तो इस प्रकार आइए इसको देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अब इसके फॉर्मूला का लिखेंगे, यहाँ पर लेंस लिखेंगे, क्या, लेंस के सूत्र द्वारा। लेंस का सूत्र क्या है, अब आप जानते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि लेंस के सूत्र का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रयोग है ही। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v, ठीक है ना, -1/u। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब उनके वैल्यू को खाली पुट करेंगे, पुट करके आपको रखना है और रख के इसके वैल्यू को निकालना है, v निकालना है। तो आप v निकालना, तो क्या करेंगे, -1/u तो रहेगा, या तो 1/u को ले लीजिए लेफ्ट साइड में, तो 1/f है, तो यहाँ पर माइनस इधर आके प्लस हो जाता है, ठीक है ना। जब पक्षांतर होते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। पक्षांतर होने पर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, जो f का मान है यहाँ पर 10 रख देंगे, और प्लस 1/u है, तो यहाँ पर -25 रखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट लगा देना है जब माइनस रहेगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है कि 1/25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस से जब मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस हो जाता है। तो 1/v यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको जो है कि लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम लेने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 50। तो 50 का 10 × 50 हो जाएगा, 5 × 1 = 5, आप 25 दूनी 50, 2 × 2। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 2 में से 3 निकल जाएगा ना, 5 में से 2 निकल जाए 3 हो जाएगा। तो 3 गुणा करते हैं, 3 का v में करेंगे, 50 का 1 में करेंगे, 3v बराबर 50। तो v का मान निकालेंगे, 3 से भाग दे देंगे। अब 3 से भाग यहाँ पर दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अब यहाँ पर 16 × 3 = 48 हो जाएगा, और 0.67 बार ये भाग देंगे, तो आपका ये आंसर ये आ जाता है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों यदि प्रश्न आता है तो आप आसानी से इस समीकरण, इस सवाल का आप हल कर सकते हैं, और हल करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि आप यदि सूत्र याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, कि आप अच्छी तरह से उसको जो है कि हल कर सकते हैं और उसका जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से 16.67 जो है कि वस्तु जो होगी, 16.67 वस्तु का जो है यहाँ पर प्रतिबिंब लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा आपका 16.67 सेंटीमीटर ये दूरी पर वास्तविक होगा। वास्तविक यहाँ पर लिखेंगे, वास्तविक और क्या होगा, उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये आपका रफ वर्क पे हम करके बता रहे हैं, लेकिन जब आप फेयर पे करेंगे ना, जब अपने उत्तर पुस्तिका पर आप लिखिएगा तो बहुत सुंदर तरह से इसको लिखना है आपको, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सही आपका रहेगा तो बेस्ट रहता है वो, थोड़ा यदि राइटिंग नहीं भी सही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका उत्तर सही होना चाहिए। तो इस तरह से जो है कि सॉल्यूशन आपका लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से आने वाले यदि प्रश्न रहेंगे तो आप उसको भी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा घर पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं, कैसा अगला प्रश्न है, क्या उसका उत्तर है, उसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला दिया, दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं।
और इसे किस तरह दूर किया जा सकता है, स्पष्ट किरण आरेख से समझाइए। ये आपका लगभग जो कितने मार्क का है, 4 मार्क का ये भी प्रश्न है। तो इसका उत्तर आइए हम लिखते हैं और कैसे इसको करेंगे हल, एक तरफ देखते हैं। तो यहाँ दूरदृष्टि दोष आप क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लेंगे। उस तरह कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति को दूर की वस्तु में तो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब कह रहा है ना कि इसमें जो स्पष्ट जो वस्तु होते हैं ना, दूर की जो वस्तु है तो स्पष्ट, मतलब दूरदृष्टि में दूर की वस्तु में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है ना। कह रहे हैं कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, ठीक है ना, नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से अब इसका निवारण क्या होता है, अब ये भी देख लेते हैं। निवारण यहाँ पर लिखेंगे, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसमें उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आप इसका क्या लिखेंगे, यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो है कि आपका यहाँ पे इसका उत्तर हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जैसे देखिए कि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, चित्र में दूरदृष्टि दोष यहाँ पे देख लीजिए, इसका पिक्चर आपको दिया हुआ है, जहाँ पर क्या होता है कि इसमें दूरदृष्टि दोष में जो आपका होता है ना कि उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है। प्रश्न 3 जो है कि 3 प्रतिरोधों में R1 R2 R3 समांतर क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोध का व्यंजन प्राप्त कीजिए। प्रतिरोध का व्यंजन, तो इसका फार्मूला है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस तरह से आपका जो है कि जितने भी रहेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आगे तक ऐसे लिखते जाएंगे। तो ये जो है कि आपका 1/R1, लेकिन इसको आपको क्या करना है, प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे कि माना हमारे पास R1 R2 R3 चित्रानुसार, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिख लेंगे R1 R2 R3 इस तरह से दिए गए प्रतिरोध होंगे, ठीक है ना। उसमें जो धाराएं होंगी I1 I3 और I1 I2 I3 जो है कि धाराएं इसमें क्या होगी, R1 में I होगा, R2 में I2 होगा और R3 में I3 होगा। इस तरह धाराएं होंगी। और जब धाराएं होंगी तो प्रवाहित हो रही इसमें बह रही हैं, तो उस समय क्या होगा, विभवांतर समान होगा। उस समय विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो इसमें हम लिखेंगे R1 R2 और R3 चित्र अनुसार जोड़े गए हैं। तीनों प्रतिरोधों में क्रमशः I1 I2 I3 धाराएं। इस तरह से आप क्या करेंगे, I1 I2 I3 धाराएं इसमें जो है कि आपको रिप्रेजेंट कर देना है, दिखा देना है। तो यहाँ पर आप दिखा देंगे और यहाँ पर जो है क्या किया गया है, यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि बैटरी से इसको क्या किया, कनेक्ट कर दिया गया है, ऑन ऑफ स्विच से भी लगा दिया गया है, ठीक है ना इसमें। और उसमें I धारा जो प्रवाहित होती है। तो अब इस तरह से जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला हमारा होगा I1 के लिए निकालेंगे तो VR1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो माना कुल धारा क्या लिखेंगे, यहाँ पे माना कुल धारा I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 I2 I3 लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर निकालने के I1 जब हमारा यहाँ पर होगा तो I1 के लिए V/R हो जाएगा, ये फॉर्मूला। फिर इसके बाद I2 के लिए हम निकालेंगे तो V/R2 हो जाएगा दूसरे के लिए, और I3 निकालेंगे तो V/R3 हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 आप जो है कि लगभग जो है कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 1 2 3 जो है कि समीकरण आप मान लेंगे, और मान के यहाँ पर जब लगाएं तो माना कुल धारा कितना हो जाएगा, माना यहाँ पर कुल धारा यदि निकालेंगे तो कुल धारा जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 1 2 3 को तीनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। जहाँ पे आप यहाँ पर I3 और I2 I1 I2 I3 तीनों को आपको जोड़ देना है, ठीक है। तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा प्लस I2 हो जाएगा प्लस I3 हो जाएगा। और मान लीजिए कुल धारा I1 I2 I3 को हम I मान लेते हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, I मान लेंगे, तो I बराबर I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये इसमें हो जाता है। तो यहाँ पर जब निकालेंगे, अब जोड़ेंगे तीनों को तो V/R1 अब लिखेंगे राइट साइड वाले को, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इस तरह से हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ देंगे, राइट साइड वाले को राइट साइड में, बायां को बायां में, दाया को दाया पक्ष में जोड़ देना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जोड़ के कर दिया गया V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इस तरह से आप क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं और इसका उत्तर जो है कि लिख सकते हैं। इस तरह से आपको इस पर जो है कि पूर्ण जो है कि मार्क मिल जाता है। उसका डेफिनेशन लिखने के बाद उसको जो है किस तरह से उसको वेरीफाई किया गया है। तो आइए आगे की तरफ हम देखते हैं। तो I = क्या हो जाएगा, जब हमने I1 I2 I3 के बराबर मान लिया तो यहाँ पे V कॉमन लेंगे तो 1/R1 1/R2 1/R3। तो I = क्या हो जाएगा, यहाँ पे V ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, प्लस सब में लगा देंगे क्योंकि जुड़ रहा है। अब यहाँ पर V डिवाइड में कर देंगे क्योंकि वहाँ से गुणा में, तो यहाँ भाग में आ जाएगा तो 1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह हो जाता है। यहाँ पे I/V = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I/V को हम क्या रखेंगे, यहाँ पर R हो जाता है ना, तो यहाँ पे 1/ क्या हो जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। इस तरह से आपका ये जो यहाँ पे जो है कि इसको जाँच लगभग कर लेते हैं तो ये 100% लगभग जो है कि यहाँ पर आपका जो है कि तैयार हो जाता है। इस तरह से जो है कि आने वाले अगले प्रश्न को भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। आने वाले जितने भी प्रश्न रहेगा आप तैयारी यदि जम के किए रहेंगे तो फिर कहीं भी जो है कि आप क्या कर जम के लड़ सकते हैं, करेंगे।
तो कहते हैं खुदी होकर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ठीक है ना। चौथा प्रश्न है कि दो बल्बों जिनमें एक पर 100 वाट, ठीक है ना, दूसरे पर 200 वाट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो कि ऑप्शन में है, यहाँ पर कह रहा है कि दो बल्बों जिसमें से 100 वाट 200 वाट दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, तो एक को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया तो सप्लाई लाइन से निर्गत। तो ये या तो आप उसमें कर सकते हैं या तो अथवा वाला प्रश्न इसमें दिया तो इसको भी कर सकते हैं, ठीक है ना, अथवा करके दिया हुआ है। तो ये जो है कि आप उसको करिए या तो दूसरे वाले को करिए, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें बल्ब का, ये समांतर क्रम में है जोड़ा गया है तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना करना है, तो 6 मार्क का ये भी है। अथवा में दे दिया है तो 6 मार्क का ये भी आपका प्रश्न है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे एक पेज लेकर यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं। कह रहा है कि जिनमें जो है कि 100 वाट पर 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट पर 220 वोल्ट लिखा हुआ है। कह रहा है जो 100 वाट का है ना उस पर भी 220 वोल्ट लिखा है और जो 60 वाट का भी है उस पर भी 220 वोल्ट लिखा है। तो फॉर्मूला हमारा P1, इसको यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जो P1 है तो ये आपका 100 वाट है, दूसरा जो है कि यहाँ पर कितना है इस पर वोल्ट जो है आपका लगभग, तो V1 इसको लिखेंगे 220 वोल्ट। P2 जो है आपका 60 वाट है, P2 आपका कितना है 60 वाट है तो 60 लिखेंगे। यहाँ पर जो है कि आपका प्रवाहित जो यहाँ पर है ये V2 जो है आपका लिखेंगे क्या, इसमें 220 वोल्ट लिखेंगे। जो सप्लाई धारा क्या होती है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसमें धारा जो है कि जोड़ी जाती है, जो लाइन से निर्गत धारा की गणना आपको करनी है, ठीक है ना। तो इसमें जो 220 वोल्ट के धारा को प्रवाहित करती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको V1 और V2 आप लिख देंगे। तो यहाँ पे आइए आपको फार्मूला देखते हैं, I = क्या हो जाता है V/R। जिस इसके पहले भी आपने इस सवाल को, इस फार्मूले को आपने निगमन किया है और पढ़ा भी है और समझा भी है। तो क्या करेंगे, I = क्या करेंगे V/R यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो कह रहा है कि धारा की गणना भी करनी है, तो ये P1 P2 यहाँ पर दिया हुआ है। अब P1 P2 दिया हुआ है तो सॉल्व कैसे करना है इसको आइए यही देखते हैं, ठीक है ना। इसमें अब क्या करना है कि अब इसमें आगे की तरफ इसके सूत्र को हम एक्सपांड करते हैं और इसमें जो है कि रख कर आपके वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो हम कंप्लीट यहाँ पर शुरुआत करेंगे फर्स्ट स्टेप को। यहाँ फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका P = क्या हो जाएगा, यहाँ पे V² हो जाएगा, P = V² हो जाएगा। तो यहाँ पर P है तो यहाँ पर अब R का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, R का वैल्यू रहेगा 3 गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है ना। V/ क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहाँ पर अब R1 और R2 जो है कि यहाँ पर सूत्र द्वारा आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे R1 हो जाएगा तो V1 का मान आप यहाँ पे निकालें तो V1 का मान 220 वोल्ट है। 220 वोल्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 220 को 2 बार गुणा कर दीजिए। अब P1 का मान कितना है तो P1 का मान 100 वाट आपका दिया तो 100 से यहाँ पे भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर 2 जीरो क्या हो जाता है, 1 जीरो से यहाँ पे कट जाता है, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा। तो ये लगभग जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 22 से ही हम क्या करना हो जाएगा 22 का 22 में गुणा करोगे 484 ओम होगा, ठीक है ना। ये 484 ओम आप इस तरह से जो है कि इन धाराओं का जो है कि आप आंसर यहाँ पर पहले का आपने निकाल लिया है। अब इस तरह से आपने सेकंड स्थिति में सेकंड वाले स्टेप को अपनाएंगे और यहाँ पर सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे R2 = डायरेक्ट हम क्या करेंगे, R2 = हो जाएगा V2² जो है P2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि आपका हो जाएगा 220 × 220 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर कितना दिया 60 दिया तो 60 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है कि 0 से 0 कटा देंगे, इसका 1 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करके डायरेक्ट आप भाग भी दे सकते हैं तभी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि अब यहाँ पर क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने के बाद आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि ये जो है कि हमने जो है कि कैलकुलेट डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि आप कैलकुलेट जो है कि डिवाइड करके करेंगे, ठीक है ना। तो ये 806.6 ओम इस तरह से आपका जो है कि यहाँ पर सेकंड का निकल जाता है। तो आइए टोटल की गिनती करते हैं। तो 1/R = हो जाएगा, ठीक है ना। 1/R = होता है ये हो जाएगा 484 प्लस दूसरा हो जाएगा। टोटल जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर 806 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम निकाल के भी आप कर सकते हैं, या तो = यहाँ पर जो है क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे 484 × 806.6 लिखेंगे। और यहाँ पर जो है क्या करेंगे 484 से 484 कट जाएगा तो 806.6 हो जाएगा। तो 806.6 का 1 में गुणा करेंगे, यहाँ पर 406 से कटेगा तो यहाँ पर 484 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऊपर वाले को जोड़ देंगे, नीचे वाला गुणा करके भाग दे देना है। थोड़ा सा बड़ा तो होगा स्टेप, लेकिन क्या करना है अभी करना ही पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट जो है कि हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दे रहे हैं कि कितना होता है। तो यहाँ पर 806 + 484 इतना हो गया।
और फिर जोड़ेंगे। तो इसमें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, भूलना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी बच्चे नए चैनल पे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से इसका जो कि आंसर ये हो जाता है, ठीक है ना। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट थोड़ा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिखने का मतलब ये हो जाता है ना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत का मतलब हो जाएगा कि आप स्किप कर देंगे, फिर नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पर I=V/R है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये 220 है, मतलब 220 है, तो उसमें 302 जो है कि 5 ओम का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग जो है कि इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, लगभग ये हो जाता है, देखिए 0.78, मतलब 0.78 आपका एम्पियर ये हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो कि अगले प्रश्न का भी जो है कि सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने दे दिया है। इसी प्रकार जो है कि आने वाले प्रश्नों का जो है कि आप जो प्रश्न आते हैं सबसे पहले उस प्रश्नों को आप लिख के जो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 मार्क का आपका तैयार हो जाता है। लिख कर जो है क्या करेंगे, उसको आपको रिप्रेजेंट करना रहेगा, दिखाना रहेगा, नहीं तो पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगा। खंड अ ब स जो भी नहीं लिखते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। आइए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर उसमें से कोई दो को एक कर सकते हैं, दो में से कोई एक करना है। तो हमने ऊपर वाला किया है। यदि आपको जो है कि लिखने वाला आता है तो वर्णन वाले में तो वर्णन में कर दीजिए। उपखंड ख में आइए हम देखते हैं, यहाँ पर संतुलित करना है, 2 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर संतुलित करना आपको जो एक करके दे रहा है, तो C6H12O6 + O2, यहाँ पर CO2 + H2O, ये ऊर्जा जो है कि पहला आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको आप जो है क्या करेंगे, संतुलित करने हैं, संतुलित कर देंगे। और यहाँ पर जो ख दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से सोडियम कार्बोनेट का दो उपयोग लिखिए, ये भी 2 मार्क का है। तो इसमें लगभग जो है कि 2 मार्क का आपका प्रश्न है। तो आइए हम संतुलित करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए C6H12 है ना, C6H12O6 + O2। यहाँ पर देखिए 2 जो है कि थोड़ा सा 6 नीचे होना चाहिए, लेकिन वो प्रिंटिंग में जो कि उसको डाउन ये नहीं लिया गया है, नहीं वो किए हैं, प्रिंट ऐसे ही डायरेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो 6CO2 हो जाएगा + 6H2O हो जाएगा, ठीक है ना। ये 6CO2, अब देखिए यहाँ CO2 दिया है और H2O दिया है। तो अब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, जो यहाँ पर जो है कि यदि संतुलित करने के लिए यहाँ पर C कार्बन जो है कि आपका 6 होना चाहिए और हाइड्रोजन 12 होना चाहिए। तो हाइड्रोजन 12 होना चाहिए तभी तो होगा यहाँ पे। अब यहाँ पर इसलिए क्या किया गया कि वहाँ पर जो है कि आपको 6 दोनों तरफ लगा देंगे। अब दोनों तरफ क्या होगा, यहाँ पर जो कि Al + HCl, अब इसको संतुलित करना, तो इसमें बीच में आप चिन्ह लगा देते हैं और चिन्ह लगा के इसको भी संतुलित करते हैं। संतुलित करना बताया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आइए देखते हैं। खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी लगभग इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, कपड़ा, इसका प्रयोग क्या होता है, कपड़े धोने में करते हैं और जल की कठोरता को दूर करने में। जो जल कठोर होगा उसमें डाल देते हैं तो उसकी कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये जो है कि लगभग जो 2 मार्क के यहाँ पर भी जो है कि आपका आंसर तैयार हो जाता है, ठीक है ना। और आपको समीकरण संतुलित करना बताया गया, उसी समीकरण संतुलित करने के नियम के अकॉर्डिंग आपको करना होगा। अब कह रहा है कि समावयता को 2 उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, समावयता को। और ख उसमें दिया कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा IUPAC नेम है या नाम है। तो प्रश्न संख्या 6 का क यहाँ पे है, तो आप इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या 6 का क यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या जो लाइन आपने ड्रॉ किया वहाँ पर भी लिख सकते हैं उत्तर करके। समवायता का वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं, तथा ऐसी घटना को समावयता कहते हैं या कहलाती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाता है, जैसे C2H5O6O C2H5 हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3O C3H7 जो है कि आपका यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो है कि आपके इस प्रश्न की जो तैयारी लगभग यहाँ पर हो चुकी है। तो जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जो आपके दोस्तों के लिए बहुत हेल्पफुल हो पाए, और आपके रिश्तेदार भी रहेंगे तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो पाएगा। यदि आप उनके पास भेजते हैं तो आपके सहयोग से वो भी जो है कि परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न 7वां। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर जो है IUPAC नाम लिखना है। यहाँ पर CH3COO CH3 है यहाँ पर, तो IUPAC यहाँ पर नाम लिखेंगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ये आपका हो जाता है प्रोपे, यहाँ पे नॉल हो जाता है, ये प्रोपेनॉल हो जाता है CH3COCH3, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके जो कुछ नियम है तो आपको बताए गए हैं, उसको याद रखिएगा। और यहाँ पर C2H5OH है, C2H5OH है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसमें आप जो है कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, एथेनॉल हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये भी जो लगभग 2 मार्क के यहाँ पे प्रश्न तैयार हो चुके हैं। आइए हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 7वां का क्या होता है, जबकि केवल संतुलित रासायनिक समीकरण दीजिए, क्या होता है, ठीक है ना। नीचे दिया है, यहाँ पे 6 मार्क का प्रश्न है, यहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण भी देना है। तो क्या होता है, जब एथेनॉल सोडियम धातु से क्रिया करता है, ठीक है ना, जिंक कणों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होती है। तीसरा, जिप्सम को गर्म किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन है। अथवा में यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए समजातीय श्रेणी, ये भी 6 मार्क का है, तो आप चाहेंगे तो इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं, जिंक कणों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, जिप्सम को गर्म करने पर क्या होता है। इस तरह से जो है
आपके यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे, ये पहले से लिख के इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखिए सब लिख गया प्रश्न उत्तर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं। अब आगे की तरफ हम जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि टिप्पणी लिखना, तो समझाती श्रेणी पर टिप्पणी लिख देंगे, या यहाँ पर आपको दिया है कि प्रतिस्थापन विक्रिया या दहन विक्रिया, 3 यहाँ पे दिया है ऑप्शन। तीनों ऑप्शन में क्या करना है आपको, जो है कि यहाँ पर उत्तर उसका लिखना है। उपखंड ग है, तो यहाँ पर जो है कि मानव यकृत को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य कार्य को भी आपको लिखना है। तो ये चीज़ आप आराम से जो है कि मानव यकृत को परिभाषित करके उसके मुख्य कार्य को लिखेंगे। 4 मार्क का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये एक संकरण संकर किसे कहते हैं, तो ये चित्र द्वारा समझाइए और जीनोटाइप भी बताइए। तो इसमें क्या करना, चित्र बनाना है और बता के उसमें देखना है। तो इतनी कार्य तो आप कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य भी लिख सकते हैं। मेंडल का नियम क्या है, इनका प्रयोग कौन सा पौधा था। मानव नर जननांग का तंत्र सचित्र वर्णन करना है, ये 6 मार्क का है। मनुष्य में लिंग निर्धारण का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ये पिछले वाले प्रश्न पुत्रिका में जो पिछला वाला जो आपको मॉडल पेपर कराया गया था, तो उसमें जो है कि आपका लगभग इसमें बताया गया है, लेकिन इन सब का विस्तार में जो उत्तर है तो इसका जो है कि दूसरे वीडियो में आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो प्रश्न बता दिया गया है, आपको मालूम है, और आपके पास उत्तर है, तो इसकी तैयारी आप खुद कर सकते हैं। नहीं तो इसका भी वीडियो आपको जो है कि प्रॉपर उत्तर में बना दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के पास। फिर अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छी तरह से तैयारी करें और अच्छी तरह से लिखें। ओके।